स्टूडेंट लोग, आप लोगों ने देखा है कि जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नाम का चैप्टर है ना, एनिमल्स में, इसमें ना बड़ा परेशान किए हुए हैं बच्चे कि आएगा कि नहीं आएगा, डिलीट है कि नहीं डिलीट है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, वीडियो में बना ही देता हूं, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना। मैं सारी वीडियो बना देता हूं पूरा कंप्लीट। आपको जहां तक पढ़ना वहां तक पढ़ लीजिएगा, जहां नहीं पढ़ना वहां तक छोड़ दीजिएगा, खत्म बात। तो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यानी कि एक तरह से ये एनिमल टिश्यू हो गया, एक तरह से ये एनिमल टिश्यू है। तो टिश्यू की स्टडी करना आपको पता है हिस्टोलॉजी कहलाता है ना। बहुत थोड़ा रैपिड बनेगी वीडियो, फास्ट। इसमें आता है 4 तरह के टिश्यू होते हैं। एक तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल को एपिथेलियम भी बोलते हैं। और ये कवरिंग और लाइनिंग बनाता है, मतलब बाहर या तो बॉडी की कवरिंग बनाएगा या अंदर हॉलो ऑर्गन में क्या बनाएगा, बाहर कवरिंग बनाएगा, अंदर हॉलो ऑर्गन में लाइनिंग बनाएगा। अच्छा, सबसे खास बात एपिथेलियल टिश्यू की, एक सबसे खास बात यह है कि इसमें ना बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर होती है, नीट में आ चुका है। और हाँ, ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन की और फाइबर की बनी होती है। दूसरी बात इसमें क्या कह रहे हैं, दूसरी बात देखो, दूसरी बात देखिए इसमें। हाँ सर, अब हम बात करते हैं इनके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। सर, इसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स लिटिल होता है या नेग्लिजिबल होता है, हाई पावर ऑफ रिजनरेशन होता है, बहुत ज्यादा रिजनरेशन करने की प्रॉपर्टी होती है, एवेस्कुलर होता है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती, नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल की सप्लाई नहीं होती लेकिन नर्व्स होता है। दूसरी बात, ये गैमीट्स बनाते हैं और ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। और बॉडी ऑर्गन में हमारे स्किन पाए जाते हैं, ग्लैंड्स बनाते हैं। मैंने कहा था हॉलो ऑर्गन में इंटरनल लाइनिंग बनाते हैं। ये बात हो गई थी, है ना। तो चलिए अब दूसरी बात कर लेते हैं बेटा। अब जब बात आती है कि सर ये कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। एक तो सिंपल एपिथेलियम, दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम। रैपिड वीडियो बना रहे हैं, तेज थोड़ा जानबूझ के। अब देखिए, सिंपल जो एपिथेलियम सिंगल लेयर होती है, ये मल्टी लेयर होती है। ये खासकर इनर लाइनिंग बनाती है, इंटर लाइनिंग बनाती है। ये डक्ट्स और ट्यूब्यूल्स में होती है। मेन काम एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, ये इनका मेन काम है। इनका मेन काम अगर देखा जाए बेटा, ये प्रोटेक्शन देते हैं, खासकर कोई मैकेनिकल स्ट्रेस हो जाए। और अगर हम बात करें कि कितने तरह के ये टिश्यू होते हैं, सिंपल वाले कितने तरह के होते हैं, तो आप देखिएगा यहां पर, आप देखिए यहां पर कि स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलमनर, ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड कहानी एकदम अलग है, हम ग्लैंडुलर पढ़ेंगे। स्ट्रेटिफाइड हमें दूर दूर तक नहीं पढ़ना है, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। मैंने बार बार कहा कि इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है बेटा, इसमें बस ये रखना है आपको, इसका काम क्या है, कहना डिफ्यूजन, दूसरा काम फिल्ट्रेशन। सर इसको पेमेंट बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर ये टाइल्स जैसे होते हैं। इसे टेसेलेटेड बोलते हैं क्योंकि सर इरेगुलर बाउंड्री होती है। सर ये कहां कहां पाया जाता है, जो जो टिक करेंगे वही वही पढ़ना है, सारा मत पढ़ लेना। रिस्पिरेटरी जोन यानी एल्विलाइन पाया जाता है, बॉमेंस कैप्सूल में पाया जाता है, किडनी के डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में पाया जाता है। बाकी एब्डोमेन वाले हिस्से में लगा लेना और कहीं मत लगाना। अब आते हैं, ये आपके सिलेबस में है, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाता है। और बस इसमें अब ज्यादा मत पढ़िएगा, ज्यादा पढ़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे, ज्यादा पढ़ेंगे तो परेशान हो जाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं। दूसरा सिंपल क्यूबॉइडल, सर इसका काम एब्जॉर्प्शन का है, सिक्रीशन का है। देखिए आप देखिए कि बार बार देखिए यहां पर बेसल मेम्ब्रेन लगी हुई है। और अगर हम नॉर्मल क्यूबॉइडल की बात करें, नॉर्मली ये पाया जाता है जर्मिनल एपिथेलियम में, यानी टेस्टिस में और ओवरी में, वहां पाए जाते हैं। थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। और कहां कहां का, हाँ नेफ्रॉन की अगर बात करें तो नेफ्रॉन के असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, 3 जगह याद रखिएगा। ब्रश बॉर्डर, मतलब कभी कभी कहीं कहीं पे देखा गया है कि ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ना, यहां पर ऐसे 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 ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होता है, जिसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। ये पाया जाता है पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। चलिए यहां तक की बात हो गई। रैपिड करना है आपको, बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना नीट वालों और 11th वालों में भी। चलिए, बार बार किडनी का, नेफ्रॉन का जिक्र कई बार हो चुका है, तो इसको पढ़ना जरूरी बन जाता है, लाजमी हो जाता है थोड़ा सा समझना कि कैसे इसको हम और बेहतर कर ले। तो चलिए बेटा, ये है बॉमेंस कैप्सूल, अभी मैंने बताया स्क्वेमस पाया जाता है। ये है बेटा तुम्हारा पीसीटी, जो मैंने बताया ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है पीसीटी में। ये तुम्हारा डीएलएच है, ये तुम्हारा एएलएच है। डीएलएच में होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, एएलएच, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में क्यूबॉइडल। इसको पूरे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। हो गया।
बहुत मुश्किल थोड़ी है, हो गया। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। दूसरा सर सिंपल कॉलमनर, कॉलमनर का काम एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ये फंक्शन गॉबलेट सेल में पाया जाता है। इसका न्यूक्लियस जो होता है बेटा ओवल होता है और बेस पर प्रेजेंट होता है, सेल के बेस पर होता है, ये देखिए बेस पर होता है। अब इसको बहुत अच्छे से पढ़ना प्लीज। नॉर्मल कहां होता है तो कहना डक्ट जो हमारा जीआईटी है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके ग्लैंड में पाए जाते हैं नॉर्मली। ब्रश बॉर्डर कहां होता है, जो ब्रश बॉर्डर भी मैंने ऐसे सिखाया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लेडर में। काइनोसिलिया वो सिलिया जो मूवमेंट करता है, जो हिले, तो मोटाई यानी जिसे बोलते हैं, तो ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अपर में, इसीलिए देखो बलगम कभी निकलता है, बलगम जो होता है ना यहाँ पर पाया जाता है, वो ऐसे ऐसे हिलता है, बलगम को बाहर फेंकता है। और फेलोपियन ट्यूब में पाया जाता है ताकि अंडे को ऐसे चला सके। आप देखिए फीमेल फेलोपियन ट्यूब ऐसे होती है, तो फेलोपियन ट्यूब ऐसे होती है, तो वो फेलोपियन ट्यूब जो काइनोसिलिया होती है ना, ऐसे चलती है ताकि अंडा एक आगे बढ़ता रहे। और स्टीरियोसिलिया जो मोटाइल नहीं हो, नॉन मोटाइल हो, ये पाया था एपिडाइडमिस में मेल के अंदर, और ये पाया था वास डिफरेंस में और हमारे इंटरनल ईयर में। बस मैं बार बार कह रहा हूं, टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। तुम लोग टेंशन बहुत लेते हो, दिमाग भी लगाने लगते हो फालतू का। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, कुदरत ने बहुत सोच समझ के इंसान को बनाया है, हर चीज को सोच समझ के बनाया है। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम वो एपिथेलियम है जिसको बोलते हैं यूरोथेलियम। ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं, ताकि, और ये स्ट्रेच कर सकती है, आप आराम से यूरिन को स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं मौका नहीं मिल पा रहा करने का तो ठीक है, बहुत जोर की यूरिन लगी है, बस कोई गुदगुदी ना करे, वरना छोड़ देते हैं लोग पेशाब। यूरिन ब्लैडर पाया जाता है पेल्विस में, यूरेटर में, यूरिन ब्लैडर में और यूरेथ्रा में, मेल के यूरेथ्रा में ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है। अब दूसरी बात इसमें देखो, स्टडीफाइड, हालांकि पढ़ना नहीं है, स्टडीफाइड मल्टीलेयर होती है, नॉन स्ट्रेचेबल होती है, पढ़ना नहीं है बाबू। बस याद रखिएगा कि अगर स्क्वैमस का भी मॉडिफिकेशन पूछा जाए तो एक क्रेटिनाइज, दूसरा नॉन क्रेटिनाइज, जो तुम लोग कैरेटिन कैरेटिन बोलते हो, है ना, तो तुम्हारे स्किन में, हेयर में, नेल्स में, स्किन में, हेयर में, नेल्स में कैरेटिन या क्रेटिनाइज होता है। फेरिंग्स, ओरल कैविटी, इसोफेगस, एनल की कैविटी, वेजाइना और कॉर्निया में नॉन क्रेटिनाइज होता है। मैं कह रहा हूं बार बार कि इसको इतना दिमाग मत लगाओ, ये नहीं आता है, नहीं पूछा गया, पहले पूछा जाता था। तो हम लोगों ने क्या चेक किया बेटा, हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने सिंपल पढ़ लिया है। अब हम चलते ग्लैंडुलर पे। ग्लैंडुलर क्या होता है सुनिएगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम बेटा ये कॉलमनर का या क्यूबॉइडल का मॉडिफिकेशन है। स्क्वेमस एपिथेलियम कभी भी मॉडिफिकेशन नहीं होती। ये अगर देखा नंबर ऑफ सेल के आधार पर यूनिसेलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलर भी हो सकते हैं। गॉबलेट सेल जो म्यूकस निकालता है, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि हमारे पेट में इतना खतरनाक एचसीएल पाया जाता है, वो एचसीएल हमारे स्टमक की वॉल को डैमेज क्यों नहीं करता, तो कहना क्योंकि वहां पे म्यूकस निकलती है, गॉबलेट सेल निकालती है। पेनेथ सेल जो एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम निकालता है, ये बेटा यूनिसेलुलर है। बाकी सारे के सारे मल्टीसेलुलर हैं, सारे के सारे क्या है बेटा, मल्टीसेलुलर है। अब सुनिए, डक्ट पाई जाती है कि नहीं, ट्यूब, यानी जैसे ग्लैंड है इसमें ट्यूब निकल रही है, ये डक्ट पाई जाती है कि नहीं पाती, उसके आधार पर हम देखते हैं। एक्सोक्राइन जिसमें डक्ट होती है, एंडोक्राइन डक्ट नहीं होती, हेट्रोक्राइन दोनों होती है। इसका एग्जांपल मेमोरी ग्लैंड, और जितने भी एंजाइम निकालने वाली ग्लैंड होती है उसके बारे में पढ़ना है। सिलाइवरी ग्लैंड जो मुंह से सलाइवा निकलता है, और एंडोक्राइन सारे के सारे हार्मोन वाले, जितने भी हार्मोन निकालते हैं, आपने सुन रखा होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड, थायराइड, सारी चीजें। मिक्स्ड ग्लैंड में आता है पैंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी। हालांकि मिक्स्ड ग्लैंड सही माने पैंक्रियाज है, लेकिन टेस्टिस और ओवरी ये एंडोक्राइन ग्लैंड तो नहीं है, लेकिन हार्मोन निकालती है। अब सुनिए दूसरी बात, हां सर सिक्रीशन, मोड ऑफ सिक्रीशन कैसा है, उसके आधार पे मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन। सुनो, मीरोक्राइन क्या होता है, ये एक सेल है ना, इसमें से जो सिक्रीशन होता है वो डिफ्यूज करके निकलता है, डिफ्यूज करके। नॉर्मल स्वेट ग्लैंड, सिलेवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, म्यूकस निकालने वाली ग्लैंड। एपोक्राइन में क्या होता है कि जो टिप होता है ना, इसका टिप टूट जाता है। टिप क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद तब केमिकल बाहर निकलता है, तब चीजें निकलती है बाहर। मेमोरी ग्लैंड और ऑक्सिलरी ग्लैंड, ऑक्सिलरी मतलब जो आर्मपिट्स के पास होती है। और होलोक्राइन में पूरी की पूरी सेल पहले डैमेज हो जाएगी, तब इसका सिक्रेशन निकलेगा। हमारी जो सिबेशियस ग्लैंड होती है वो, बस। अब देखिए, हाँ ये बच्चा बहुत एक पूछा था हमसे सवाल, परेशान था। सेल के जंक्शन, देखो ज्यादातर जो सेल के जंक्शन होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। सेल जंक्शन एपिथेलियल टिश्यू बनाता है, लेकिन बेटा कुछ जगहों पर मस्कुलर टिश्यू में और नर्वस टिश्यू में एक गैप जंक्शन भी देखा गया है। क्या होता है मैं समझाता हूं।
जंक्शन तीन तरह के, टाइट जंक्शन, एडहेरेंस जंक्शन, गैप जंक्शन। ये क्या करता है, टाइट जंक्शन क्या होता है, एकदम टाइट किया रहता है ताकि किसी तरह का लीकेज ना हो पाए, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, यूरिन ब्लैडर में कोई लीकेज ना हो पाए। देखो स्टमक में पानी नहीं भरा हुआ होता है, यूरिन में तो पेशाब भरा ही हुआ होता है, इसलिए वहां पे लीकेज को रोकना होता है। एडहेरेंस मतलब होता है जोड़ने वाला, सीमेंटिंग, इसको बोलते हैं सीमेंटिंग जंक्शन। ये क्या करता है, आस पड़ोस की सेल को सीमेंट करके रोक के जोड़ के रखती है। गैप जंक्शन में क्या होता है कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का बेटा, उसे बोलते हैं गैप जंक्शन। खत्म, तुम्हारा पूरा एपिथेलियल टिश्यू खत्म हो गया। और रही बात कनेक्टिव की, तो कनेक्टिव भी देख लो, आओ। कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा पाए जाने वाले टिश्यू, नाम से लग रहा कनेक्टिव, कनेक्टिव, लिंकिंग, सपोर्ट, लिंक करके। जब लोग तुमसे जुड़े होते हैं, मां बाप तुमसे जुड़े हुए हैं, तो जाहिर है तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे। दूसरी बात, सर इसका कंपोजिशन अगर देखा तो इसमें मैट्रिक्स होता है जो ग्राउंड सबस्ट्रेट कहलाता है, फाइबर्स होते हैं, सेल्स होती हैं। मैट्रिक्स जो होती है म्यूकोपॉलीसेकेराइड की होती है, पॉलीसेकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट और म्यूकस पाए जाते हैं, और इसमें ग्लाइकोल अमीनो ग्लाइकेंस होता है। ये इतना ज्यादा मत पढ़ो, ठीक है, ये भी छोड़ दो, नहीं पढ़ना है। फाइबर्स की अगर हम बात करें तो इसमें फाइबर जो होते हैं, व्हाइट फाइबर होते हैं जो कोलेजन फाइबर है, येलो फाइबर होते हैं जो इलास्टिन फाइबर होते हैं, रेटिकुलर फाइबर होते हैं जो कोलेजन फाइबर के क्या होते हैं बेटा, कोलेजन फाइबर के नेटवर्क होते हैं जो रेटिकुलर फाइबर के बने होते हैं। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, इसमें सेल्स कौन कौन सी है, हाँ ये देख लो, इसमें सेल्स होती है मेसेनकाइमल सेल। मेसेनकाइमल सेल एक तरह की स्टेम सेल है बेटा, जो कि बाद में फाइब्रोब्लास्ट बनाती है, ओस्टियोब्लास्ट बनाती है, कॉन्ड्रोब्लास्ट, फाइबर बनाने वाली, हड्डी बनाने वाली, कार्टिलेज बनाने वाली, ठीक है। दूसरी बात, फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू की सबसे बड़ी सेल, ये मैट्रिक्स और फाइबर निकालते भी बताया है मैंने। दूसरी है बेटा इसमें मैक्रोफेजेस, फैगोसिटिक सेल, भक्षक सेल, जो किसी भी डेड माइक्रोब्स को या ऑर्गेनिज्म को खा जाती है ना, इसको बोलते हैं स्कैवेंजर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब दूसरी बात इसमें देख लीजिए, हाँ मास्ट सेल, मस्त मस्त मत पढ़ लेना, मास्ट सेल है, ये बेसोफिल जैसी होती है, ब्लड डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है बेसोफिल। ये रिलीज करता है हिपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन। हिपेरिन एंटीकोआगुलेंट है, खून को जमने नहीं देता। तुम्हारे रगों में खून दौड़ रहा है ना, कि चाय दौड़ रही है, ओखला के बच्चों को चाय बहुत दौड़ती है। खैर, हिपेरिन, हिस्टामिन जो कि वैसोडायलेटर है, ब्लड वेसल्स को फैला देती है जिससे बीपी कम हो जाता है। सीरोटोनिन ये एक तरह का कह सकते ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर है या ब्लड वेसल्स को दबा देती है। इसके अंदर प्लाज्मा सेल है बेटा, प्लाज्मा सेल रिलीज करती है एंटीबॉडी जो कि प्रोटेक्शन के लिए होता है। खत्म। पता नहीं कैसे लोग 3-4 घंटे इसको लेकर पढ़ा रहे, 3-4 घंटे पढ़ाते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। खैर, कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में लूज, मैट्रिक्स ज्यादा, फाइबर कम। एरियोलर, इसके अंदर आता है एरियोलर और एडिपोज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में इसमें फाइबर ज्यादा और मैट्रिक्स कम, तो क्या हो गया, डेंस हो गया। डेंस रेगुलर का एग्जांपल टेंडन और लिगामेंट, डेंस रेगुलर का व्हाइट और येलो आप फाइबर कह कनेक्टिव टिश्यू कह दीजिएगा। स्पेशल में स्केलेटल आता है, फ्लूइड आता है। स्केलेटल में बोन पड़ते हैं, कार्टिलेज पड़ते हैं, फ्लूइड में ब्लड पड़ते हैं और एक जगह लिम्फ भी है, लेकिन ब्लड में नहीं, याद रखिएगा। अच्छा अब देखिए, एडिपोज की बात करें, कहा जाता है फैट स्टोरिंग टिश्यू, और इसमें एडिपोसाइट, फैट की सेल को बोलते हैं एडिपोसाइट, फैट सेल को बोलते हैं एडिपोसाइट। स्किन के नीचे है, हार्ट के चारों तरफ है, किडनी के चारों तरफ है, आईबॉल के चारों तरफ होता है। ये इंसुलेटर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, शॉक का एब्जॉर्बर। कोई मोटा होता है उसको घुसा मारो कुछ असर नहीं होता, कोई पतला होता है पेट में घुसा मारा, पता रीढ़ की हड्डी में जाकर टच हो गया, ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट करता है बेटा। अब होती है फैट दो तरह की, व्हाइट फैट और ब्राउन फैट। बहुत कहा सुनना, व्हाइट फैट में एक ही बड़ा सा ग्लोब्यूल्स होगा बस, इसमें छोटे 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 फैट के ढेर सारे ग्लोब्यूल्स होंगे। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होगा, इसमें ज्यादा होगा। ये एडल्ट में पाया जाता है, येलो बोन मैरो में पाया जाता है। एनिमल के ब्लबर में जो वेल वगैरह होती है ना, उसकी स्किन नीचे मोटी सी एक लेयर होती है जो जापान वगैरह में खाया जाता है खुद को गर्म रखने के लिए। हम्प ऑफ कैमल, कैमल का जो कोबड़ निकला होता है उसमें ये जो होता है ब्राउन कलर की होती है, क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जिसका नाम है साइटोक्रोम, क्रोम होता है। न्यू बॉर्न बेबी, नए बच्चे में फैट बहुत होती है, खासकर ब्राउन फैट बहुत तेजी से ये जो है टूटते एनर्जी प्रोवाइड करता है। हाइबरनेटिंग एनिमल्स, वो एनिमल जो छुपे हुए होते हैं ठंडक और सब में, देखो ये दिख गया आपको,
एरियोलर, ए बेटा एरियोलर क्या होता है सुनो, ये स्किन के नीचे पाया जाता है और तुम्हारी स्किन को मसल से जोड़ता है, इसलिए जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो ये एरियोलर टिश्यू कम होने लगता है, हमारी स्किन लटकने लगती है, झुर्रियां पड़ने लगती है। तो अभी तो आप लोग की स्किन 9, 10, 11, 12 में तो स्किन तो बेहतरीन होती है, चमकदार होती है, तो ये जोड़ने का काम करती है। ये पैकिंग टिश्यू होती है बेटा, ऑर्गन को पैक करने का काम करते हैं बॉडी कैविटी के बीच में। ठीक है, आप सुनिए, ये तुम्हारे अंदर डायग्राम एक बना होगा, एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं डायग्राम बना होगा, कहीं मैक्रोफेजेस का जिक्र, कहीं एडिपोसाइट का, ब्लड वेसल्स का है, कोलेजन फाइबर का है, सारी चीजें यहां पे लिख रखी है। हमें डायग्राम एक बार नजर बस डाल लीजिएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आते हैं हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू पर। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मैंने कहा था रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर का मतलब ये होता है कि इसमें कोलेजन फाइबर जो है ना रेगुलर मैनर में अरेंज होगा, इसमें इरेगुलर मैनर में अरेंज होगा, नाम ही से लग रहा है। इसका टेंडन और लिगामेंट, टेंडन जो है व्हाइट कोलेजन फाइबर का बना है, जबकि ये येलो इलास्टिन और कुछ कोलेजन, येलो इलास्टिन मेन है, ये बोन को मसल से जोड़ती है, बोन को मसल से, हड्डी को मांसपेशियों से, और ये हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला काम करती है। इरेगुलर में जो येलो वाला है वो लंग्स पाया जाता है, जो व्हाइट वाला है वो स्किन के डर्मिस से पाया जाता है, ये वाली एपिडर्मिस है, अंदर इसके डर्मिस है। और व्हाइट में एग्जांपल रखना पेरिओस्टियम, बोन की कवरिंग, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम कार्टिलेज की कवरिंग मेम्ब्रेन, पेरिकॉन्ड्रियम सॉरी, पेरिकार्डियम हार्ट, ग्लिसन्स कैप्सूल लंग्स, इस पे पाए जाते हैं। कार्टिलेज, मैट्रिक्स इसका कॉन्ड्रिन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है, हाइलुरोनिक एसिड होता है, बाकी ये आपको नहीं पढ़ना है। फाइबर की बात करें, व्हाइट फाइबर, व्हाइट कोलेजन फाइबर होता है, येलो कोलेजन फाइबर होते हैं। और इसके हम सेल्स की बात करें, अगर हम इनके सेल्स की बात करें, कार्टिलेज की सेल को बोलते हैं बेटा कॉन्ड्रोब्लास्ट, जो इमैच्योर होती है, और मैंने आपको कहा कि ये बाद में कॉन्ड्रोसाइट बनाती है, मैच्योर सेल होती है, और ये लैकुनम पाई जाती है। लैकुना क्या होता है? एक स्पेस होता है, एक स्पेस होता है, एक जगह होती है, उसे लैकुना बोलते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा हैं तब तो वो कार्टिलेज होगी, लेकिन अगर एक लैकुना स्पेस में एक ही पाया जाता है तो वो हड्डी ऑस्टियोसाइट होगी। फर्क समझ गए? अगर ज्यादा है, सेल ज्यादा है, तब तो कार्टिलेज होगी, अगर एक ही है तो ऑस्टियोसाइट होगी, ये याद रखिएगा। कॉन्ड्रोब्लास्ट जो कि मैक्रोफेजेस होता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट है ना, सॉरी कॉन्ड्रोक्लास्ट, सॉरी कॉन्ड्रोक्लास्ट, क्लास्ट मतलब डिसॉल्विंग। ये क्या करता है बेटा? रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉर्प्शन, यानी कि एम्ब्रियोनिक कार्टिलेज को ब्रेक करके, एम्ब्रियोनिक, जब हम एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं तो हमारे अंदर सारी चीज कार्टिलेज होती है, तो उस कार्टिलेज को ब्रेक करके हड्डी बनाने का काम किसका है बेटा? इनका, कहा गया कॉन्ड्रोप्लास्ट, क्लास्ट का। दूसरी बात इधर देखिए, मेम्ब्रेन का नाम मैंने बता ही दिया था पहले भी, मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकॉन्ड्रियम। और दूसरी बात, कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, लैकुना हमने बता दिया, कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये सब चीजें याद रखिएगा। एक बात, व्हाइट येलो फाइबर जो होता है कार्टिलेज का, वो एवेस्कुलर है। अब दिमाग में क्या बात आती है, सर आपने यहां पे ब्लड वेसल्स बताया और ब्लड वेसल्स नहीं बताया। कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती, लेकिन उसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई है, ये बारीक में याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक फाइबर, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हाइलाइन, ट्रांसलूसेंट होता है, आर पार देख सकते हैं, कोलेजन फाइबर का बना होता है, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है। ये कहां का है? नोज का जो सेप्टा है, दीवार है बीच में, और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, लैरिंग्स में, है ना, और हमारे एपिफाइसियल प्लेट में। अभी समझाता हूं एपिफाइसियल प्लेट किसे कहते हैं। इलास्टिक येलो इलास्टिक का बना होता है, पेरिकॉन्ड्रियम इसमें प्रेजेंट होती है, टिप ऑफ नोज, एपिग्लोटिस, पिन ऑफ ईयर, यूस्टेशियन ट्यूब ऑफ ईयर, जहां पे खिंचाव हल्का हो, जहां इलास्टिसिटी हो। फाइब्रस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, मैक्सिमम वो है, स्ट्रॉन्गेस्ट ये, इसमें कोलेजन फाइबर मोटी होती है, पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती है। ये कहां पाई जाती है? इंटरवर्टिबल डिस्क, ये रीढ़ की हड्डी के बीच में यहां पर पाई जाती है। प्यूबिक सिम्फाइसिस, कमर की दो हड्डी होती है ना, कमर की हड्डी, कॉक्सियल बोन, यहां पर पाई जाती है, ताकि आप डांस करें तो आगे पीछे ना हो जाए, नहीं इसलिए नहीं, बस कुदरत ने बना रखा है। ठीक है, एपिफाइसियल प्लेट किसे? हड्डी के टिप को बोलते हैं एपिफाइसियल प्लेट, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं बोन की।
बोन की बात कर लेते हैं। आप बोन फाइब्रस कार्टिलेज का बना होता है। बोन के मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक पार्ट भी होता है और इनऑर्गेनिक पार्ट भी होता है। ऑर्गेनिक पार्ट 30 से 40% होता है। इसके ये प्रोटीन जो होती है इसके अंदर ओसिन, ऑर्गेनिक पार्ट को ओसिन बोलते हैं। और हाइलुरोनिक एसिड तो आप दिमाग में रखिएगा। इनऑर्गेनिक पार्ट जो 60-70% होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये मेन होता है बेटा। और इनको मिला के हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। चलिए सेल की बात कर लेते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट इमेच्योर सेल, डिवाइडिंग सेल, और ऑस्टियोसाइट ये मैच्योर सेल होती है, डिवाइडिंग नहीं करती है, डिवाइड नहीं करती है बेटा। मैंने कहा ना सिंगल ऑस्टियोसाइट हमेशा होगा, एक में एक ही होगा। और ऑस्टियोक्लास्ट जो मैक्रोफेजेस है, हड्डी को गलाने वाली सेल होती है बेटा, है ना, ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए होती है। दूसरी बात, अब स्ट्रक्चर की, हड्डी के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर है एपिफाइसिस, बीच वाला यहां मेटाफाइसिस, ये पूरा होगा डायाफाइसिस। ठीक है, ये डायाफाइसिस। अब सुनिएगा, यहां पर स्पॉन्जी बोन होती है। आप कभी भी हड्डी आप देखिए, चिकन वगैरह की हड्डी यहां पर स्पॉन्जी होती है, थोड़ा पोरस टाइप की होती है यहां पर। और यहां पर पाई जाती है एपिफाइसियल प्लेट जो कि हाइलन कार्टिलेज की है, ग्रोथ में हेल्प करती है। और बीच वाला हिस्सा जो होता है कॉम्पैक्ट बोन की होती है, येलो बोन मैरो भरा होता है, यहां पर रेड बोन मैरो भरा होता है बेटा, रेड बोन मैरो भरा होता है। और सुनिए, इसी कॉम्पैक्ट बोन में ये हार्ड पार्ट होता है, हैवर्सियन कैनाल और वोक्समान कैनाल होती है। हैवर्सियन कैनाल, वोक्समान कैनाल क्या होती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है इसको। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। और इसमें कुछ खास तो है नहीं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने कहा आरबीसी का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में, और ये स्टेम सेल भी होती है। हेमोपोइसिस मतलब ब्लड का फॉर्मेशन। चलिए, और इसमें कुछ पेरियोस्टियम, मैंने कहा मेम्ब्रेन का नाम पेरियोस्टियम हो गया। हैवर्सियन कैनाल देख लीजिए, हैवर्सियन कैनाल, वोकमान कैनाल, जो ऐसे ऐसे गई है वो वोकमान कैनाल, और जो इस तरह से बनी वो हैवर्सियन कैनाल। ये ऑस्टियोब्लास्ट है, ये पेरियोस्टियम है। मेसेनकाइमल सेल इसके अंदर पाई जाती है पेरियोस्टियम के अंदर। ठीक है, अब देखिए, मैंने कहा था ना येलो बोन मैरो जो हम लोग खाते हैं, हैवर्सियन कैनाल याद रखिएगा, वोक्समान कैनाल याद रखिएगा, और ये कॉम्पैक्ट बोन में होती है, मैंने आपको बता ही रखा है, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। बोन की बात करें, बोन होती है एक रिप्लेसिंग बोन या कार्टिलेजस बोन, ये ज्यादा नंबर में होती है, ये लिम्स में, हाथ पैरों और गार्डेल में होती है। डर्मल बोन जो कि मेम्ब्रेनस बोन होती है, स्कल और फेशियल बोन जो होती है। सेसमॉइड बोन वो बोन होती है जो टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनता है। पटेला बोन जो नी कैप होती है। ठीक है, अब सुनिएगा, बोन का क्या क्या इफेक्ट है वो हमें नहीं पढ़ना है। मतलब ये देखा, अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करेंगे तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस एब्सेंट हो जाता है, इनऑर्गेनिक रहेगा। डाइल्यूट एसिड में डालेंगे तो ऑर्गेनिक रहेगा, इनऑर्गेनिक गायब हो जाएगा। अगर केएच बेस में डालेंगे तो कुछ कोई असर नहीं होगा। ये सब पहले पढ़ाया जाता था, अभी इतनी जरूरत नहीं महसूस होती है। मस्कुलर टिश्यू ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, तो यही तक इसको रखते हैं, है ना। और इसको थोड़ा रैपिड ही करके पढ़िएगा। थैंक यू।